बच्चों, ज्ञान संगम पर आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 12 इतिहास से बंधुत्व जाति तथा वर्ग से कक्षा 12 के इतिहास का ये तीसरा चैप्टर है, हम आप लोगों को लेके आए हैं। इसमें जो है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के सामाजिक व्यवस्था और उनके विभिन्न प्रकार के जो है सामाजिक मेलजोल और संस्कारों का विवरण दिया गया है। देखते हैं, जो है यहाँ पे दिया गया है अध्याय का परिचय और उसका मुख्य स्रोत क्या है। तो समाज में जो है परिवर्तन को समझाने के लिए जो है इतिहासकारों ने, यानी कि जो भी प्राचीन काल की आर्थिक, राजनैतिक या सामाजिक व्यवस्था थी उसमें किस तरीके से धीरे धीरे जो है बदलाव हुआ है, उनको जो है समझाने के लिए इतिहासकारों ने क्या किया, साहित्यिक ग्रंथों, जो प्राचीन साहित्यिक ग्रंथ थे उनका अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद उसकी सामाजिक व्यवस्था, उनकी आर्थिक व्यवस्था और राजनैतिक व्यवस्था को जो है आधुनिक ताने बाने के मुताबिक देखना आरंभ किया। और इस जो है चीज का अध्ययन करने के लिए उन लोगों ने किन किन पुस्तकों का अध्ययन किया। तो पहला पुस्तक आता है महाभारत। महाभारत मुख्य स्रोत है। यह है क्या, यह एक विशाल जो है महाकाव्य इस महाद्वीप का। इस महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो महाभारत की जो है रचना वेद व्यास, या फिर उनका वास्तविक नाम क्या है तो कृष्ण द्वापायन है। इनके द्वारा जो है ये महाभारत की रचना की गई। और इन्हीं का एक दूसरा नाम भी है, वो क्या है तो व्यास। इनका एक दूसरा नाम क्या है, व्यास है। तो इस तरीके से जो है कृष्ण द्वापायन या जो है महर्षि व्यास ने जो है इसका अध्ययन किया। अब आता है कि जो है उन्होंने जो सामाजिक अध्ययन किया वो उनका मुख्य आधार क्या रहा है, तो व्यवहार आपका हो गया, व्यवहारिक मानदंड और संघर्ष की दशाओं को देख करके इस महाग्रंथ से आधुनिक काल की स्थिति और सामाजिक व्यवस्था का आकलन किया गया। ठीक है बच्चों, अब आता है ग्रंथों का विश्लेषण। इतिहासकार यह जांच करने के लिए कि ग्रंथ किसने लिखे, क्या लिखा गया और ये किस भाषा में लिखा गया, ये सारी चीजें जांच की गई। अगली चीज क्या है, फिर इन ग्रंथों की सहायता से आदर्श व्यवहार संहिता, अर्थात इन सारे ग्रंथों का अध्ययन के साथ साथ आदर्श व्यवहार संहिता, जैसे ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र या धर्मसूत्र नामक ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें समाज के लिए सामाजिक नियम तैयार किए थे। जैसे जो है धर्मसूत्र के 3 हैं, जो है आपके एक है ग्रंथ गृह सूत्र। गृह सूत्र में क्या है कि गृह सूत्र में जो है घर में कैसे व्यवहार किया जाए, आपस में जो है परिवार में कैसा व्यवहार हो, उसका विवरण जो है आपके गृह सूत्र में है। फिर अगला एक ग्रंथ आता है जिसे जो है गुहा सूत्र कहते हैं, गुहा सूत्र कहा जाता है। इसमें जो है समाज में जो है विभिन्न प्रकार के जो आपसी संबंध हैं उनका विवरण दिया गया है। इस तरीके से आपके जो है अलग अलग ग्रंथों में बहुत सारे प्रकार के व्यवहार, जीवन जीने के तरीके, सामाजिक व्यवहार, आर्थिक व्यवस्था, इन सभी चीज़ों का विवरण इन प्राचीन ग्रंथ जैसे महाभारत हो गया आपके, जो है वेद, पुराण, उपनिषद, सब में ये सारी चीज़ें लिखित हैं और उनका अध्ययन किया गया है। और अध्ययन करने के बाद जो निकला जो है मूल तत्व, उसको जो है समालोचना के द्वारा
प्रस्तुत किया गया। अब देखते हैं कि महाभारत की समालोचना किसने की और जो है उसका प्रथम संस्करण कब है। तो सबसे पहले भारत में जो है 1919 में एक प्रोजेक्ट चलाया गया था। प्रोजेक्ट क्या था कि महाभारत के जो संस्कृत पांडुलिपियां हैं जिन्हें हाथों से लिखा गया था उनको जो है एकत्र करने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया जो सन 1919 में चलाया गया। इस प्रोजेक्ट के जो है मुखिया कौन थे? तो इस परियोजना के मुखिया जो है BC सुकाथंकर थे। अब इनमें इस प्रोजेक्ट में कार्य कितने साल किया गया? तो 47 वर्ष लगे थे। और जो है उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक जो है सभी श्लोकों का जहाँ जहाँ जो श्लोक पाए गए उनको एकत्र किया गया और फिर उनमें से समान श्लोक असमान श्लोक सबको अलग करके जो है उसको पूरी तरीके से संस्करण बनाया गया और एक पुस्तक के रूप में एकत्र की गई। ये काम किसका था? ये सारा काम जो है संस्कृत के महान विद्वान सुकथांकर के द्वारा था। सुकथांकर के नेतृत्व में जो है यह कार्य किया गया। अब आगे देखते हैं बंधुत्व और विवाह नियम और व्यवहार। तो प्राचीन काल में जो है कैसे भाईचारा था, क्या व्यवहारिक नियम थे, इन सब के और विवाह के क्या नियम थे, ये सारी चीज़ देखते हैं। देखिए समाज जो है आरंभिक समाज में जो लोग थे वो दो तरीके से जो है आपस में व्यवस्थित थे। रिश्ते और विवाह के नियम काफ़ी भिन्न थे। जैसे दो क्या था, एक पितृ वंशिकता यानी कि लोग जो है अपने पिता के वंशावली के नाम से जाने जाते थे और दूसरे जो है ऐसे थे जो अपनी जो है माता की वंशावली की, अर्थात भारत के कुछ ऐसे जो है सामाजिक व्यवस्था के लोग थे जो है अपने पिता का नाम अपने साथ या उनके गोत्र का उपयोग करते थे और कुछ ऐसे भी सामाजिक लोग थे जो अपनी माता का नाम जो है अपने नाम के आगे रखते थे। अब रहा कि इसका कोई साक्ष्य है तो है भाई कि कौरवों और पांडवों में जब संघर्ष हो रहा था तो उस समय दोनों के पिता पक्ष का नाम है, ठीक है। ये जो है दोनों, क्योंकि ये पांडु के पुत्र हैं, इनके पिता का नाम क्या था? तो पांडु था। और यहाँ जो कौरव हैं उनको अगर देखा जाए तो ये जो है धृतराष्ट्र के पुत्र थे। अब इस तरीके से जो है ना इन दोनों समूह में ये पितृवंशावली के लोग थे, ये अपनी वंशावली में पिता को महत्व देते थे, ठीक है, ये इनकी विशेषता थी। वहीं ये जो है मातृवंशिकता वाले क्या करते हैं, तो जो अपनी वंशावली में माता को प्रमुखता देते हैं वो जो है मातृ सत्तात्मक समाज की बात करते हैं। वहाँ का हर राजा क्या करेगा, राजा के नाम के आगे माँ का नाम, इसमें सातवाहन शासकों ने ऐसा किया। अब अगली सामाजिक व्यवस्था देखते हैं। विवाह जो है धर्म के अनुसार क्या थे, तो एक जो है सगोत्री विवाह था और दूसरा अंतर्गोत्री विवाह। तो जब जो है गोत्र के बाहर जब विवाह किया जाता था तो उसे बहिर्विवाह कहते थे। जब अपने समूह जाति और गोत्र में विवाह होता था तो उसे अंतर्विवाह कहते थे। अब उस समय जो है प्राचीन काल में कुछ ऐसे पुरुष थे जिनके पास अनेक पत्नियां थीं, तो समाज में बहु पत्नी प्रथा प्रचलित थी और दूसरी तरफ कुछ ऐसी स्त्रियां भी थीं जिनके अनेक पति थे, तो बहुपति प्रथा भी प्रचलित थी, जिसका दोनों जो है एक स्त्री के अनेक पति का जो है स्वरूप महाभारत में द्रौपदी के साथ देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो है बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा दोनों तरीके का, और सगोत्री विवाह
अर्थात अंतर विवाह जो है बहिर्गोत्रीय विवाह, बहिर्विवाह के नाम से जाना जाता था। अब आगे बच्चों जो है स्त्री का गोत्र और उसके क्या नियम थे। सबसे पहली चीज, अगर कोई स्त्री किसी से विवाह करती थी तो सबसे पहले था कि ब्राह्मण पद्धति के अनुसार क्या था, 1000 ईसा पूर्व में लोगों को वैदिक ऋषियों के नाम पर गोत्रों का वर्गीकरण किया था और इसकी दो मुख्य नियम थे। पहले, विवाह के बाद स्त्रियां अपने पति के स्थान पर पति के गोत्र को अपना लेती थी। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रखते थे। ये दो नियम था। अपवाद में जो है क्या है, सातवाहन शासक हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सगोत्री विवाह है। क्या है, सगोत्रीय विवाह है, सगोत्री विवाह है। और यहाँ पर क्या है, इन दोनों स्थानों पर बहिर्गोत्री विवाह है, बहिर्गोत्री विवाह है। तो ये दोनों में अंतर था। यह अपवाद है सातवाहन शासक भारत में। अब अगली चीज आती है सामाजिक विषमता। समाज में विषमता क्या थी? तो समाज में विषमता जो है जाति आधारित या वर्ण आधारित थी। प्राचीन काल में जो है भारत की सामाजिक व्यवस्था में 4 वर्ण की व्यवस्था थी। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में समाज के 4 वर्गों में विभाजित करके उनके कर्तव्य निर्धारित किए गए थे, जिसे दैवीय व्यवस्था बताया गया है। ये जो है आपके ऋग्वेद में दिया गया है। दैवीय व्यवस्था का प्रमाण पुरुष सूक्ति से मिलता है। वहाँ किया क्या गया है, सबसे पहली चीज मुख से जो है ब्राह्मण, फिर भुजाओं से क्षत्रिय जो है, फिर उदर और फिर पैर। इस तरीके से सभी के उत्पत्ति स्थान को बताते हुए सामाजिक व्यवस्था में किया क्या गया कि ब्राह्मण का कार्य क्या निर्धारित किया गया, वेदों का अध्ययन, शिक्षण, यज्ञ करना करवाना, दान लेना देना। वहीं क्षत्रियों का कार्य निर्धारण क्या किया है, युद्ध करना, प्रजा की रक्षा करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, दान देना। वहीं वैश्यों के लिए क्या था, तो वैश्य कृषि, पशुपालन, व्यापार और वाणिज्य कार्य करते थे। मगर शूद्र क्या करता था, ऊपर तीनों वर्गों की सेवा करना एकमात्र इनका सेवा कार्य ही था। तो इस तरीके से ये जो है सामाजिक व्यवस्था 4 वर्गों में बटी हुई थी। अब आगे आते हैं, क्या राजा वर्ण व्यवस्था को चुनौती देते थे? क्या ऐसे भी राजा थे जो अक्षत्रिय राजा हुए हैं, या जो है और भी कुछ इसमें विशेष चीजें थी? देखिए जो है वर्ण जब प्राचीन अध्ययन किया जाता है तो कुछ ऐसे शासक भी हैं जो क्षत्रिय नहीं हैं। इसके जो है साक्ष्य क्या है, ब्राह्मणीय शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे, परंतु इतिहास में इसके कोई महत्वपूर्ण अपवाद हैं। कई महत्वपूर्ण अपवाद में क्या, मौर्य वंश, बौद्ध ग्रंथ इन्हें क्षत्रिय मानते हैं, जबकि ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें निम्न कुल का बताते हैं। शुंग और कण्व वंश, मौर्यों के उत्तराधिकारी शुंग कण्व शासक मूल रूप से ब्राह्मण थे। शिल्प और विदेशी शासक, मध्य एशिया से आए शक शासकों को ब्राह्मण, मलेच्छ, विदेशी या नीच मानते थे। लेकिन प्रसिद्ध शासक राजा रुद्र दामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया और ये जो है बाद में अपने आप को ये भी कहा है कि हम जो है ईश्वर के पुत्र हैं।
अब जाति और श्रेणी, वर्ण निश्चित थे, केवल 4 हैं। वर्ण निश्चित थे, जातियों की संख्या निश्चित नहीं थी। जब ब्राह्मणों का सामना नए समुदाय जैसे निषाद, वनवासी, स्वर्णकार से हुआ, तो इन सारी जो है समुदायों से जब इनका जो है सामना हुआ, तो उन्होंने उन्हें जातियों में वर्गीकृत कर दिया। जो जातियां एक ही व्यवसाय में जुड़ी हैं, उन्हें श्रेणी के रूप में संगठित किया। जैसे मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी। तो इस तरीके से जो जिस कार्य में जुटा हुआ था, उसको उसी श्रेणी का जो है बना दिया गया। अब अगर आगे है 4 वर्णों के परे अधीनता और अस्पृश्यता। अब ऐसे भी कुछ लोग थे जो इन 4 वर्णों से भी अलग थे एकदम। इनमें क्या थे, ये कौन थे? तो ब्राह्मणी व्यवस्था में कुछ सामाजिक वर्गों को अपवित्र माना जाता था, समाज से पूरी तरह अलग ही रखा है, जिन्हें अछूत कहा गया। इसमें जानते हैं चांडाल एक आता है। शव की अंत्येष्टि कराने वाले, मृत पशुओं को उठाने वाले लोगों को चांडाल कहा जाता था। वर्ण व्यवस्था में इन्हें सबसे निचला स्थान प्राप्त था। मनुस्मृति के अनुसार चांडाल के कर्तव्य, उन्हें गांव से बाहर रहना पड़ता था, फेंके हुए बर्तनों पर उपयोग करना होता था और मृत लोगों के वस्त्र और लोहे के आभूषण पहनते थे। ये व्यवस्था थी, जिसका साक्ष्य भी जो है मनुस्मृति में दिया गया। और साथ में जो है, जब विदेशी यात्रियों में चीन का यात्री जो है फाइसियन जो है आता है, तो उसने क्या लिखा कि जब चांडाल सड़क पर आते थे, तो उन्हें करताल या लकड़ी बजाकर सूचना देनी पड़ती थी, ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सकें। एक अन्य यात्री सुआनजांग ने बताया कि बधिकों और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। ये व्यवस्था थी जो है सामाजिक और छुआछूत की व्यवस्था, प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था। अब क्या है, संसाधन और संपदा पर अधिकार। तो यहाँ पर जो है माता पिता की मृत्यु के बाद पैतृक संपत्ति का बंटवारा पुत्रों में होना चाहिए, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र को विशेष भाग मिलता था। स्त्रियां इस पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकती थी। अर्थात जो है प्राचीन सामाजिक व्यवस्था में पिता के धन में या संपत्ति में बेटियों का कोई हिस्सा नहीं होता था, जो है लड़कों का हिस्सा होता था। अब जानते हैं स्त्री धन। विवाह के समय मिले उपहार पर स्त्री का अधिकार होता था, जिससे उसकी संतान विरासत में पा सकती थी। अर्थात जब विवाह होता था, तो आज भी चलन में है कि बहुत सारे लोग अपनी पत्नी को उपहार में आभूषण देते हैं, लोग घर के लोग जो है सामान देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है स्त्री धन के रूप में है, जिनका उपयोग बाद में संतान ही करते हैं। एक चीज़ और है, वर्ण और संपत्ति का अधिकार। शास्त्रों के अनुसार 3 उच्च वर्णों के पास धनवान होने के अनेक अवसर थे, जबकि शूद्रों के लिए केवल सेवा का कार्य था। बौद्ध धर्म ने इस सामाजिक भेदभाव की आलोचना की और कहा कि जन्म के आधार पर संपत्ति का अधिकार गलत है। और यही कारण रहा है कि जब प्राचीन काल में बौद्ध धर्म बड़ी तेजी के साथ विकसित हुआ था। अब आगे चलते हैं, देखते हैं एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा। देखते हैं कि पूरे समाज की क्या वैकल्पिक व्यवस्था थी भी। प्राचीन भारत के कुछ हिस्सों में संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा के अलग मापदंड भी मौजूद थे। दानशीलता का महत्व। दक्षिण भारत में तमिलकम के प्राचीन समाज में उन राजाओं या सरदारों की प्रशंसा की जाती थी जो दानी होते थे। अपनी संपत्ति कवियों अपनी प्रजा में बांट देते थे। कंजूस अमीर व्यक्ति की निंदा की जाती थी। बौद्ध सामाजिक
दृष्टिकोण। बौद्धों ने समाज में फैले वर्ण भेद की अप्राकृतिक माना। ये जो वर्ण जाति व्यवस्था थी, उन्होंने महात्मा बुद्ध ने इसे अप्राकृतिक माना। मंजिम निकाय में नामक बौद्ध ग्रंथ में अवंतिपुत्र और कंचान के बीच ये संवाद होता है, जो दिखाता है कि जाति केवल नाम मात्र की है, असली ताकत धन के पास होता है। सूक्ति और सामाजिक संविदा। बौद्धों ने एक मिथक विकसित किया, सुप्ति पिटक, जो कि प्रारंभ में मानवपूर्ण रूप से विकसित नहीं था। बाद में समाज में शांति बनाए रखने के लिए समाज ने एक राजा का चुनाव किया और उसे टैक्स या कर देना स्वीकार किया। यह दिखाता है कि राजा का पद मानवीय संस्था थी, न कि दैवीय। अर्थात महात्मा बुद्ध राजा को मानवीय मानते हैं, जबकि वैदिक ग्रंथ जो है इसे दैवीय मानता है। यहाँ पर ये जो है रूपरेखा समाज में विशेष रूप से देखने को मिली। अब महाभारत का साहित्य विश्लेषण और लेखक। अब आता है कि विषय वस्तु के दो भाग हैं। एक आख्यान, इसमें कहानियों का संग्रह है। दूसरा उपदेशात्मक, इसमें सामाजिक आचार विचार के मापदंडों का चित्रण है। जैसे आपके जो है पूरा जब महाभारत देखा जाता है तो उसमें जो है आप ये देखेंगे कि वो कहानी ही है, किंतु जैसे ही श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ा जाता है तो उसमें ये पता चलता है कि नहीं, इसमें जो है आचार विचार व्यवहार के मापदंड को निर्धारित किया गया है। अब मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, सूत थे, जो राजाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे। अर्थात जो भी इसकी जो है मूल रचना है, भाटों के द्वारा जाने वाले लोगों के द्वारा किया जाता है। 500 ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने इस पर नियंत्रण किया और इसका लेखन किया। आगे बीबी लाल का उत्खनन। पुरातत्वविद बीबी लाल मेरठ जिले के उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक गांव की खुदाई की। वहां उन्हें आबादी के 5 स्तर मिले, जिसमें दूसरे और तीसरे स्तर में बने घरों और दीवारों के साक्ष्य मिले, जो महाभारत के विवरण से काफ़ी मेल खाते थे। अर्थात महाभारत की घटना को वास्तविक घटना के रूप में बीबी लाल के सर के द्वारा दिखाया गया। अब आखिरी में जो है निष्कर्ष देख लेते हैं क्या है इसका। महाभारत केवल एक स्थिर महाकाव्य ही नहीं है, बल्कि सदियों से इसके क्षेत्रीय संस्करण और नाटक भी बनते रहे हैं। आरंभिक समाज ब्राह्मण ग्रंथों के नियम से बंधा था, परंतु समाज में कई अपवाद और लचीलापन भी था। लिंग, वर्ण और संपत्ति सामाजिक हैसियत तय करने के मुख्य कारक थे। बच्चों, अब हम आपसे जो है पढ़ाने के बाद ये खास तौर से कहेंगे कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि जो है ये दूसरों तक भी पहुंच सके। और साथ में हम चाहते हैं कि हर वीडियो पर कमेंट भी करें कि इसमें क्या अच्छा लगा आप लोगों को और क्या और होना चाहिए, यहाँ पे क्या और अधिक हमको बताना चाहिए था, तो जिससे जो है हम आने वाले समय में उसे सुधार कर दें। धन्यवाद।